नेहा ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस आज वैसे भी करेंगे इस सेशन के बाद, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। तो इसके बाद अगर समय बच जाएगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं। अब ऐसा ही हम करने वाले हैं बाकी क्लासेस में भी, कि अगर कोई टॉपिक है, क्योंकि अगर छोटा टॉपिक होता है तो मैं दूसरा टॉपिक शुरू नहीं कराती हूँ। उसका रीज़न है कि वो मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए। मतलब दो टॉपिक मर्ज हो जाते हैं तो वो दिमाग में भी फिर कहीं ना कहीं एरर क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। और कल वाले क्लास शो नहीं हो रहा है वो कुछ आपके, ये कल मैंने टीम को भी बोला, क्योंकि आप लोग इतनी शिकायतें कर रहे थे ये वो। मैंने कहा यार पूरे टाइम क्लास में शिकायतें चल रही हैं। तो उन्होंने भी बोला, टीम भी देखती रहती है क्लास, कि कुछ लोगों के फ़ोन में नेटवर्क में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो उसकी वजह से उनको लगता है कि बाकी मेजरली किसी की दिक्कत है नहीं, कि मतलब किसी के डिवाइस में या नेटवर्क में। तो रिफ्रेश करके एक बार चलाओगे तो चल जाएगा। कल नेटवर्क इशू आ रहा था, हो सकता है, हाँ यही मुझे लग रहा था कि आप लोग इतनी संख्या में होते हैं। और नोट्स मिल जाएंगे आपको पूजा इसके। चलिए शुरू करें। अच्छा, चलो मैं अभी बोल देती हूँ टीम को, ये जो पिछली क्लास की अगर पीडीएफ नहीं मिली है तो वो एक एक दो दो क्लास बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है। कल की क्लास के नोट्स आपके प्रोसेस में हैं। और दूसरा, कल परसों ऑफ है मैम। कल तो मुझे नहीं लगता ऑफ होगा। कल क्या है, परसों है ना, वो आपका क्या कहेंगे, दशहरा। कल नवमी होगी, हो सकता है। बट परसों का तो श्योर ही है कि ऑफ होगा। कल का मैं नहीं कह सकती हूँ, अगर बाकी टीचर्स ने कुछ बोला तो बात अलग है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि ऑफ नहीं होगा। और चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की कहानी। कॉग्निशन एंड इमोशन, ये एक आपका टॉपिक है छोटा सा, 1 नंबर में सीटेट से लेके सब जगह पर पूछ लिया जाता है, तो आपको होना चाहिए पता। इस टॉपिक के करने के बाद यदि समय बचता है तो हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जो हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें आप क्योंकि अभी हम वो टॉपिक्स कर रहे हैं जो पूछे ही जाते हैं और जो ज़रूरी हैं, इसलिए सबकी क्लास जो है कंबाइंड भी लग रही है। पेपर क्लियर हो जाएगा शीतल, बस जो-जो कराया जा रहा है वो करते जाओ। ये मत सोचो कहाँ से क्या, क्या सीक्वेंस है, क्या नहीं है। काम के टॉपिक्स आपके कराए जा रहे हैं और वो कराए ही जाएँगे। प्रॉपर सिलेबस को पूरा घूम करके खत्म हो जाएगा। मान लो आपका बैच शुरू हुआ है यदि जैसे कल हम कर रहे हैं एनईपी या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, तो वो घूम करके मान लो कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं जो किसी बैच में नहीं हुए हैं। सॉरी, सॉरी गाइस। तो ये कुछ टॉपिक्स होंगे जो पहले खत्म होंगे और फिर सर्कल में बैचेस चलते हैं, वो सब जगह ऐसे ही चलता है। तो ये क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट भी आपके बैच में हो सकता है, किसी बैच में 2 महीने पहले हुई है, आपके में 2 महीने बाद हो जाएगी। तो उस चीज को लेकर टेंशन में नहीं रहना है कि क्या सीक्वेंस है, ये टॉपिक इसके बाद कैसे आ गया। उससे कोई टेंशन आपको नहीं है, क्योंकि आपको समझ में वो बराबर आएगा। है ना। वो टॉपिक्स मैं नहीं कराती हूँ, वो पूरी टीम प्रॉपर बैठ के उसमें ध्यान रखती है कि वो बैचेस ना हो जिनकी वजह से अगर पहले कुछ टॉपिक्स नहीं हुए हैं, तो वो टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसमें लास्ट टॉपिक से कनेक्शन उस तरह का हो कि आपको समझना है। तो उसकी टेंशन आप लोग लीजिएगा मत। ठीक है। जो कराया जा रहा है वो आप शांति से करते जाइए। आपके दिमाग में होना चाहिए जो बैच में कराया जा रहा है, ये शर्त पक्की है, पहली शर्त यही है। हम जो बात कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं कि एनईपी जो है, कल हम एनईपी करेंगे, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये और एक नया और विशाल का टॉपिक थोड़ा सा शुरू होगा। ठीक है। आज हम जो कर रहे हैं वो कॉग्निशन एंड इमोशन है ना। टॉपिक का नाम क्या है, कॉग्निशन एंड इमोशन, और ये सभी को पढ़ना है। मुझे लगता है इतना तो अब आपको एस्टेब्लिश हो गया होगा। देखिए टीचर को ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर हमें शांति से पढ़ना है तो। ठीक। और ऑफलाइन क्लास भी हम लोग जल्दी शुरू करना जा रहे हैं। तो जो भी दिल्ली में हो और इंटरेस्टेड हो वो बिल्कुल ऑफलाइन सेंटर में आएंगे जल्दी, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स हम देंगे। कॉग्निशन एंड इमोशंस आज का ये टॉपिक है। अब इधर उधर की बातें करनी नहीं है। कॉग्निशन एंड इमोशंस। कॉग्निशन बोलते हैं संज्ञान को। संज्ञान मतलब जानने की प्रोसेस या मानसिक विकास की प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया। संज्ञान यानी ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। संज्ञान एवं संवेग कह देते हैं इस टॉपिक को। ये सीटेट से लेके हर जगह पूछ लिया जाता है, आपको पता है एटलीस्ट इसके बारे में होना चाहिए। कुछ इमोशंस की थियोरीज हैं जो हमने, अगर आपने सीटेट में मेरे से पढ़ा होगा तो मैं वहां भी कराती हूँ। ये कॉमन बात है, ये करना ही होता है हमको। जो पढ़ रहे हैं सीटेट में उनको भी पता है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो संज्ञान एवं संवेग, संवेग बोले तो इमोशंस हमारे। क्या है कहानी संज्ञान एवं संवेग की। संज्ञान में जितनी भी प्रोसेस, जो भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, ज्ञान के निर्माण में मानसिक प्रक्रियाएं लगती है ना। ज्ञान कोई साइकिल थोड़ी है, कोई फोन थोड़ी, कोई सब्जी थोड़ी है कि बाहर बनाया जाएगा। दिमाग में निर्माण होता है ज्ञान का। ठीक है ना। तो अगर हम देखें मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निशन किससे जुड़ा हुआ है, मेंटल प्रोसेसेस से, मानसिक प्रक्रियाओं से। अगर मैं कहूं मानसिक प्रक्रियाओं से,
तो ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मेंटल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिसको हम कह देते हैं, या मेंटल स्किल्स जो हैं आपकी, मानसिक प्रोसेसेस या स्किल्स, कौशल, मानसिक कौशल या मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक कौशल या मानसिक प्रक्रियाएं, क्या ये इमोशंस से जुड़ी हुई होती हैं? इमोशंस आपको पता ही है, फियर, एंगर, लव, ये 3 बेसिक इमोशन हैं जो आपके एक व्यक्ति थे वॉटसन, उन्होंने दिए हैं। और ऐसे बहुत सारे अलग-अलग इमोशंस हैं, मतलब महसूस करना, फीलिंग्स आपकी एक तरह की। थोड़ा सा अंतर होता है बट आपको इतना ही जानना है कि फीलिंग्स। मानसिक कौशल, अब मानसिक कौशल में क्या-क्या आ जाएगा? मानसिक कौशल में जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हमें पता है। यानी चिंतन करना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना, डिसीजन लेना, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग, जो भी काम दिमाग से हम करते हैं, इमेजिन करना, चीज़ों को याद रखना, है ना? डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी यानी स्मृति, ईरानी नहीं, याद रखने वाली मेमोरी की बात हो रही है। ये सब दिमाग से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, कॉग्निशन के अंदर आती हैं। यानी दिल और दिमाग का क्या कनेक्शन है, इस क्लास में हम ये सीखेंगे। ठीक है? तो कॉग्निशन बोले तो संज्ञान, संज्ञान में क्या है? मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं, जो भी दिमाग का इस्तेमाल ज्ञान की प्रक्रिया में हम करते हैं, वो कॉग्निशन में आएगा। हाँ, गला ठीक है शीतल। अब इमोशंस की जब हम बात कर रहे हैं, इमोशंस की, भाई आपकी क्लास अब 7:30 ही चलेगी। इमोशंस की जब हम बात कर रहे हैं, इमोशंस आपके महसूस करने से संबंधित चीजें हैं, है ना? इट इज रिलेटेड टू योर फीलिंग्स। ठीक, कि आपका जो महसूस करना है वो दिमाग से कितना जुड़ा हुआ है। यानी हम कहते हैं ना, दिल और दिमाग की लड़ाई। दिमाग मतलब लॉजिक, मतलब संज्ञान, मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब चीजें जो भी दिमाग की प्रक्रियाएं हैं। मतलब दिमाग है एक साइड, दूसरी साइड इमोशंस हैं। इसको लेफ्ट और राइट ब्रेन भी कह देते हैं, कि ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। इमोशंस महसूस करने से संबंधित हैं, कि आपका मोह, मतलब आपका लव, अटैचमेंट, व्हाटएवर, है ना? लव, फियर, एंगर, ये सब चीजें इमोशंस हैं, जहां महसूस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉग्निशन में आपका सोचना, समझना, दिमागी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रेन के 2 पार्ट बोलते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिक से जुड़ा हुआ होता है, यानी जहां तर्क की बात होती है, ये है आपका लेफ्ट ब्रेन, तर्क से जुड़ा हुआ होता है। और राइट ब्रेन जो है आपका, ये जुड़ा हुआ होता है आपका दायां दिमाग कह लीजिए, राइट ब्रेन। राइट ब्रेन या राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये जुड़ा हुआ होता है आपके इमोशंस से, या क्रिएटिविटी से, या इमोशंस से या क्रिएटिविटी से। गाना, नाचना, व्हाटएवर, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब क्रिएटिव काम है। तो ये राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम क्रिएटिव काम करते हैं, और लेफ्ट ब्रेन जब हम लॉजिकल, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, है ना? लैंग्वेज भी लेफ्ट ब्रेन से ही जुड़ी हुई है। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ये यही बात हो रही है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की लड़ाई में अगर एक तरह से इमेजिन करके हम देखें, तो आपका कॉग्निशन यानी जो तर्क से संबंधित है, दिमागी मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, और राइट ब्रेन जो इमोशंस से संबंधित है। मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशंस जो है सिर्फ राइट ब्रेन में ही संभव है, लेकिन हाँ, हम कहेंगे कि हाँ, इमोशंस का नाता हम राइट ब्रेन से ही जोड़ते हैं। तो इतनी बात ठीक है। अब बात ये हो रही है यहाँ पे कुल मिलाकर के पूरी टॉपिक में, पूरी थियरी में, कि जो कॉग्निशन है और जो ये इमोशन है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या दिमाग अलग है, दिल अलग है? तो जी हाँ, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ज़्यादातर लोग इसी बात को मानते हैं। लोग बोले तो साइकोलॉजिस्ट, थियरिस्ट, सिद्धांतकार यही बात मानते हैं कि जी, कॉग्निशन और इमोशन जो है, यानी संज्ञान, ये जो मानसिक प्रक्रियाएँ हैं, सोचना, समझना, जानना, चीज़ों को तर्क करना, है ना? चिंतन, मनन करना, ये सब जो है दिमागी प्रक्रियाएँ, हम मानते हैं ये कनेक्टेड हैं हमारे संवेगों से, हमारी भावनाओं से, हमारे महसूस करने से। है ना? तो ये बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप बोलते हैं इसको ज्यादातर केस में। बाय डायरेक्शनल मतलब द्विदिशीय हैं, यानी दिल दिमाग को और दिमाग दिल को, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, यानी दिशात्मक रिलेशनशिप है। द्विदिशात्मक रिलेशनशिप है। बात सही है? द्विदिशात्मक। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू शिवानी, आपको खुद पसंद कितना आपकी क्लास मेरे सिस्टम। थैंक यू मुकर्रम। चलिए बहुत बढ़िया फरहान, आते हैं
वापस से अपने टॉपिक से भटकिए मत। ये जो पढ़ रहे हैं हम सब दिमाग में होना चाहिए, तभी नौकरी मिलेगी, तभी पेपर क्लियर होंगे, तभी सारा जीवन जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। तभी आप 4 लोगों को कहेंगे भाई हिमांशी मैम से पढ़ लो, हिमांशी सिंह से पढ़ लो, जो आपका मन करे, है ना? एक तो ये तो हाँ, जिस दिन बिल्कुल, बिल्कुल वर्षा वर्षा कह रही है कि जिस दिन हम हैप्पी होते हैं या इवन मैं भी जब एक्साइटेड होती हूँ, एनर्जी के साथ पढ़ा रहे होते हैं, तो अच्छा पढ़ा जाता है, अच्छा पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आपके कॉग्निशन को प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप बुखार में हैं, आप सदमे में हैं, आपके जीवन में कोई घटना घटी है, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो वो कहीं न कहीं प्रभावित करता है। हम कहते नहीं, आपने देखा होगा स्कूल में कि एक टीचर है, वो बहुत चिड़चिड़ी रहती हैं, या आज तो मैम का बड़ा मूड खराब था, लगता है अपने पति से लड़ाई करके आई थी। मतलब क्या है, जो कॉग्निशन है, जो थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं जो दिमाग से हो रही हैं स्कूल में, जो काम है आपका जिसमें दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, वहां इमोशंस आ रहे हैं बीच में, क्योंकि वो प्रभावित कर रहे हैं। तो कॉग्निशन एंड इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बाय डायरेक्शनल है। ठीक है ना? बिल्कुल, यानी द्विदिशात्मक है, यानी एक दिशा में नहीं चल रही कि बस कॉग्निशन तो इमोशन को प्रभावित करेगा, यानी दिमाग तो दिल को प्रभावित करेगा बट दिल नहीं करेगा। करेगा भाई। अगर आपके इमोशंस, आपने सोच लिया नहीं भाई नौकरी तो लेनी है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि फलाने ने एक ताना मार दिया था बचपन में, या टॉन्ट कर दिया था, या किसी ने कह दिया था तुमसे नहीं होगा, वो दिल पे ले ली बात और अब तो करके दिखाएंगे। मतलब जो सीखना था, जितनी मेहनत, कड़ी मेहनत करनी थी कर लिया। जिसने सोच लिया नहीं आईएएस तो बन के रहेंगे, है ना, और अपने देश को दूसरे नंबर पे ले जा करके रहेंगे, कि पहले नंबर पे क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। समझ लो, वो बिहार के सोनू की एक क्लिप है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, जिन्होंने देखा होगा इंटरनेट पे। तो इट इज लाइक दैट ओनली, कि मेरे इमोशंस अगर आईएएस बनने से जुड़े हुए हैं तो मेरी दुनिया में पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं लोग। मैं अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगाऊंगी, वहां लगा दूंगी। तो सबका वैसे ही है। तो इमोशंस भी आपके कॉग्निशन को प्रभावित करते हैं कि आप महसूस क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपका दिमाग को भी वही दिशा मिलती है। अगर आप बहुत सैड हैं तो आपका दिमाग भी उतने अच्छे से काम नहीं करता, और अगर आप खुश हैं तो हो सकता है आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करे। बहुत ज्यादा खुश हैं तो एक बात अलग है, वो फिर इमोशंस अगर सुपर हाई हैं तो भी गड़बड़ आप कर देंगे। ठीक है ना? तो ये एक बात है आरती। थैंक यू रोमा। तो ये इमोशंस और कॉग्निशन क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बाय डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है? इमोशंस की अगर आप बात करेंगे तो उससे पहले हम कॉग्निशन को जान लेते हैं थोड़ा सा। कॉग्निशन क्या है? द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज। यानी कॉग्निशन मतलब संज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया को कहते हैं। यानी जो मेंटल प्रोसेसेस ज्ञान की प्राप्ति में लग रही हैं, क्या है वो मेंटल प्रोसेसेस? सोचना यानी थिंकिंग करना, तर्क करना, रीजन करना, मैथ समझ रहे हैं, रीजनिंग लग रही है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है? मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना रानी? क्या हो रहा है? मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल हो रहा है। बात सही है या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही हो तो आप मुझे बता दो। तो कॉग्निशन यानी मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया को हम संज्ञान कह रहे हैं, जिसमें परसीव करना चीजों को। परसीविंग, परसीविंग क्या होता है? अनुभूति या फिर एक नजरिया बनाना। परसेप्शन कहते हैं ना हम, कि आप किसी को देखते हैं, कोई टाई सूट में आया है, टाई लगा के प्रॉपर, और एकदम थोड़ा इंग्लिश बोल रहा है, आपको लगेगा हाँ यार पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये परसेप्शन है। हो सकता है सिर्फ लिटरेट हो सकता है बाहर का कवर बहुत अच्छा हो, दिमाग अंदर से सुपरफिशियल ही हो, सिर्फ प्रिटेंशियस ही हो। यू नेवर नो। बट ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। परसीविंग, परसेप्शन। किसी की महंगी गाड़ी देख के आपको लग रहा है बहुत अमीर होगा, आपको नहीं पता अंदर से हालत क्या है। फिर आप देखते हैं न्यूज में, पता लगता है कि अरे ये तो सब रेंटेड था, या ये था वो था, कुछ पता ही नहीं लगता आधे लोगों का। तो ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि परसीविंग यानी हम दिमाग से परसेप्शन बनाता है। हमारे ये जो 5 सेंसेस हैं, हमारे ब्रेन को एक इमेज भेजते हैं, कुछ हमने देखा, महसूस किया, है ना, कुछ ऑब्जर्व किया, तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट होता है। हर चीज को लेकर के ऐसा ही है। तो ये परसीव करने में ब्रेन क्या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं लगती हैं, कि आपका जो भी 5 सेंसेस हैं उनसे इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई और एक इमेज बनी। मेमोरी यानी स्मृति, यानी चीजों को याद रख पाना, ये भी कॉग्निशन से ही संबंधित है। रीजनिंग यानी तर्क, तर्क कर पाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान करने में भी तो दिमाग ही खर्च होगा भाई। समस्या समाधान, बात सही है। समस्या समाधान, क्लियर है इतनी बात? रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचान करना चीजों की, देख करके पहचान करना, इसमें भी ब्रेन इस्तेमाल होगा। कॉन्सेप्चुलाइजिंग यानी संप्रत्यय निर्माण, ये कहाँ? मेंटल प्रोसेस में ही आती है ना, मानसिक विकास में ही आता है संप्रत्यय निर्माण, यानी कॉन्सेप्ट्स का निर्माण या कॉन्सेप्ट्स मेकिंग। दुनिया में आप प्याजे पढ़ रहे हैं तो वो भी तो एक कॉन्सेप्ट ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दिमाग में आपके। पजल सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल क्या यूज हो रहा है उसमें? दिमाग ही इस्तेमाल में आ रहा है।
बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ शिवानी सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वो हो जाएगा रितेंद्र। मैंने बोला हुआ है टीम को कि किसी एक बैच में आई थिंक चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस मिस हो गई हैं, पता नहीं वो कैसे, कि कुछ बैच में क्लास लग गई होगी, एक आध क्लास में मिस हुई है, तो वो डलवा दिए जाएंगे। वो एक ही टॉपिक है, 2 क्लास में हो गया होगा या 1 क्लास में हो गया होगा, तो वो डलवा देंगे, टीम को मैंने बोला हुआ है। और ये आप लोग बता दीजिए, बता दिया करो। वैसे मैंने टीम को बोला हुआ है, वो लिस्ट बनाती है बैठ के टीम के, किस बैच में क्या गया है क्या नहीं, ठीक है ना। हाँ, वो रितिका रिफ्रेश करके चलाओगे तो चल जाएगा, बाकी मैं बोल दूँगी कि अगर कल वाली क्लास चलने में दिक्कत आ रही है, मुझे भी लग रहा था कल कि आप लोगों के कमेंट्स जो है अटक-अटक के आ रहे थे कि कुछ तो दिक्कत है आज की क्लास में। ठीक, आपका टाइम 7:30 हो गया है, जिनका 6 बजे था उनका भी 7:30 हो गया है। ये कंबाइंड क्लास चलेगी क्योंकि ये टॉपिक्स मुझे सब जगह कराने ही हैं हर एक बैच में। ठीक है जी। तो अगर हम देखें कॉग्निशन द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, संज्ञान कह रहे हैं। तो परसीव करना, चीजों को रिकॉग्नाइज, पहचानना, संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट का निर्माण करना अपने दिमाग में, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी मेंटल प्रोसेसेस हैं। चाहे इसमें फिर इमेजिनेशन हो, चाहे फिर आपका इसमें डिसीजन मेकिंग हो, ठीक है ना, परसेप्शन तो इसमें आ ही गया है। तो ये जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, यानी कल्पना करना, ठीक है जी। तो ये सब क्या है, कॉग्निशन का पार्ट है। तो कॉग्निशन आपने समझ लिया, जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस है, मानसिक प्रक्रियाएं, वो कॉग्निशन है। अब वहीं अगर हम बात इमोशंस की कर रहे हैं, जो चीजें महसूस करने से संबंधित हैं, उनको हम इमोशंस कह रहे हैं। इमोशंस की अगर हम बेसिक इमोशंस की बात करें, जो हमारा फीलिंग एस्पेक्ट है, जो हमारा राइट ब्रेन वाला एस्पेक्ट है ना, इसमें वॉटसन ने, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थियरीज दी हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैकडूगल भी 14 इंस्टिंक्ट से 14 इमोशंस को, 14 प्रवृत्तियों से 14 संवेगों को जोड़ते हैं, बट जनरली नहीं पूछा जाता है, तो वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं आपका उतना ही समय लूंगी जितना जरूरी है। तो इमोशंस यानी संवेग, वॉटसन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यवहारवाद के जनक भी कह दिया जाता है इनको, बट आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो वॉटसन ने 3 इमोशंस की बात की है, ये सीटेट से लेके कहीं भी पूछ लिया जाता है। 3 इमोशंस इन्होंने कहा है जन्म से होते हैं, बाय बर्थ। 3 इमोशंस जन्म से होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, एज पर वॉटसन। 3 इमोशंस बाय बर्थ होते हैं, 3 इमोशंस बाय बर्थ होते हैं, ठीक है जी। कैसे, देख लेते हैं एक बार। पॉल से इसको हम याद रखते हैं, फियर, एंगर और लव। फियर, एंगर और लव। फियर, एंगर, लव, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। फियर बोले तो भय, यानी बच्चों को आप उछालेंगे वो डर महसूस करता है। एंगर यानी क्रोध, उंगली दबा लेगा मुंह में, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्रोध। एंगर और लव यानी प्रेम, वो प्रेम महसूस आप वो देखते हैं आप, बच्चा जन्म से करना शुरू कर देता है। फियर, एंगर और लव, ये फॉल, ये 3 इमोशंस जन्म से हैं। बाकी तो बहुत तरह के इमोशंस हैं, बहुत सारी चीजें। सना आपके कमेंट दिख रहे हैं, पब्लिक मैसेज हम अलाउ नहीं करते, फिर वो यूट्यूब जैसी स्थिति हो जाती है कि सब आपस में बातों में लग जाते हैं या वो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो क्लास में जितना डिसिप्लिन और शांति से बातें हो उतना बेहतर है, आपका ध्यान क्लास पे होना चाहिए, आपसी बातों में नहीं, है ना। ठीक है जी ईशा, करके देखो फिर से ट्राई। तो फियर, एंगर, लव, ये 3 इमोशंस हैं जो हमारे अंदर जन्म से हैं। अब हमने एक बात एस्टेब्लिश कर ली है कि फियर, एंगर, ये जो कॉग्निशन और इमोशन है, ये बाई डायरेक्शनल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब बाई डायरेक्शनल के अलावा भी और कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। बाई डायरेक्शनल तो समझ में आ गया आपको, या आप कह सकते हो इंटर रिलेटेड हैं, अंतः संबंधित हैं। इंटर रिलेटेड हैं, अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतः संबंधित हैं। बात सही है, अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी आपको अगर समझने में हो रही हो तो आप बता दीजिए, ये बात क्लियर है। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं शिवानी कराऊंगी ही नहीं, अगर सच में मुझे लगेगा कि कोई भी टॉपिक बीच से हो रहा है, वो मैं नहीं कराऊंगी। मैं यूनिट वाइज कराती हूँ चीजें, वो मुझे पता होता है कि मैं क्या करा रही हूँ, है ना। उसकी दिक्कत नहीं होगी, वो सारे बैचेस उसी तरह से प्लान होते हैं। अच्छा सुष्मिता, नहीं नहीं प्रियांशी, देखिए नहीं हो पाएगा आपका। ये ईसीसी करके आप प्राइमरी में नहीं अप्लाई कर सकते, वो नर्सरी के लिए ही होता है एलिजिबल।
नरगिस मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, नो दिक्कत नो परेशानी। नाजिया कह रही है, मुकर्रम कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटर रिलेटेड यानी अंतः संबंधित हैं, या मैं कहूँ एक और शब्द इंटरट्वाइंड हैं, यानी एक दूसरे में गुथे हुए हैं। इंटरट्वाइंड हैं, इंटरट्वाइंड हैं यानी एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक अंतः संबंधित हैं, यही बात यहाँ भी हम कह रहे हैं। ठीक, बाय डायरेक्शनल है। क्लियर है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं। एक व्यक्ति है जेजोंग नाम के, ये एक्सेप्शन है, समझते हो ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यानी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिन पे नियम लागू नहीं होता। तो ये एक व्यक्ति है जेजोंग। अकॉर्डिंग टू जेजोंग, मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री विद दिस थॉट कि कॉग्निशन और इमोशन जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो कि है भी। बट अकॉर्डिंग टू जेजोंग, जेजोंग नाम के एक व्यक्ति हैं, जेजोंग, जेजोंग क्या कह रहे हैं? जेजोंग कह रहे हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू जेजोंग क्या है, जो आपके कॉग्निशन और इमोशन है, कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन एंड इमोशन, इमोशंस चाहे तो आप यहीं लिख सकते हैं, आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या वो हो जाएगा आरती। बहुत बढ़िया मोनिका। हाँ, तो ये एकदम गांठ बांध ले रहे हैं बात कि जेजोंग की जब बात आएगी तो ये कहते हैं कॉग्निशन एंड इमोशन इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे। वहीं बाकी लोगों की इन जनरल लिखा हो, जब तक जेजोंग नहीं लिखना है, नहीं लिखा है जेजोंग, जब तक ये एक थियरिस्ट हैं, तब तक आप कॉग्निशन एंड इमोशन को बाय डायरेक्शनल मानते हैं, एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है शालिनी? हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि व्यक्ति को जो है, कुछ होते हैं ना रोबोट टाइप के लोग, तो वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं आपका पढ़ाया हुआ मूवी की तरह याद रहता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सामवेगिक बुद्धि। अब जैसे हमने इमोशंस के बारे में बात की, इमोशनल इंटेलिजेंस एक अपने आप में टॉपिक है, यानी इंटेलिजेंस आईक्यू एक अलग चीज है, ईक्यू जिसको हम बोलते हैं। मतलब इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं आप, जरूरी नहीं है आपका आईक्यू है तो आप इमोशनली भी इंटेलिजेंट ही होंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीजें लगती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने एक तरह से कहा है, या अरस्तु की इस लाइन को जब इन्होंने कहा होगा तब तो ये शब्द भी नहीं होगा, अरस्तु ने कुछ बीसी में कहा होगा। तो एरिस्टोटल का एक कोट है, या एक उनके उनके कुछ वाक्य हैं जिसको कोट किया गया है, एरिस्टोटल या अरस्तु की अगर हम माने, तो इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को, सामवेगिक बुद्धि को समझने के लिए कुछ लाइंस का प्रयोग किया जाता है। सामवेगिक बुद्धि को समझने के लिए कुछ लाइंस का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो क्या है? एनीवन कैन बिकम एंग्री, यानी कोई भी जो है वो नाराज हो सकता है, गुस्सा कर सकता है, क्रोध कर सकता है। दैट इज इजी, यानी गुस्सा करना आसान बात है, आप गुस्सा कर सकते हैं। मिलान आसान है। हाँ, पता नहीं पीयूष क्या कह रहे हो, दो अलग चीजें हैं। मेल कर दिया करो इन सब बातों का, हमारी टीम रिप्लाई कर देती है। एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, यानी कोई भी नाराज हो सकता है, नाराज होना आसान बात है, दैट इज इजी। बट सही व्यक्ति के साथ, भाई आपको पता है एक व्यक्ति है एक नंबर का खराब इंसान, उसके साथ हो लो आप नाराज, जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, जो है ही नहीं इस लायक कि उसके साथ नाराज हुआ जाए। या फिर आपका बॉस है, या फिर आपका हो सकता है कोई और इस तरह की स्थिति में जहां आपके नाराज होने से कुछ होना हाना है नहीं, है ना। तो एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, सही व्यक्ति के साथ नाराज होना,
टू द राइट डिग्री, सही मात्रा में नाराज होना, ऐसा नहीं आप ओवर कर दें, अगला इंसान जाके आत्महत्या ही कर ले, आपने इतनी नाराजगी जता दी, है ना। जस्ट गिविंग यू एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, जिससे आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर की बात हो रही है क्या, कि एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी नाराज हो सकता है, दैट इज इजी, आसान बात है नाराज होना, बट टू एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री, सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में नाराज होना, एट द राइट टाइम, सही समय पे। कई बार होता है ना, कह दिया कि भाई फलाने रिश्तेदार आए हुए थे, तुम आपस में लड़ने लग गए दोनों पति पत्नी, या बच्चे को डांटना शुरू कर दिया सबके सामने ही। तो सही जगह पे सही मात्रा में सही व्यक्ति के साथ, कि आप नाराज हैं अपने बॉयफ्रेंड से तो एक अलग तरह की नाराजगी होगी, आप अपने भाई से या बच्चे से नाराज हैं एक अलग तरह की नाराजगी होगी, और अलग मात्रा होगी, समय अलग होगा, ठीक है ना। फॉर द राइट पर्पस, सही उद्देश्य, उद्देश्य क्या क्या चाहते हैं आप उस नाराजगी से, पर्पस क्या सॉल्व होगा वो देखिए। एंड इन द राइट वे, सही तरीके से नाराज होना, दैट इज नॉट इजी, कि आपको पता हो आप किस जगह पे किस व्यक्ति से, सही व्यक्ति से सही जगह पे सही मात्रा में सही तरीके से सही उद्देश्य के साथ यदि आप नाराज होना जानते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ थिंग कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस इन योर परसोना या पर्सनैलिटी। मतलब क्या हुआ, बिल्कुल हेल्पफुल है प्रिया, कि इमोशनल इंटेलिजेंस वो है जिसको पता हो इमोशनली कौन से इमोशन का इस्तेमाल कहाँ करना है, कितना अवेयर हैं आप अपने इमोशंस को, कितना मैनेज करना जानते हैं, कितना कंट्रोल आपका अपने इमोशंस पे है ना। हाँ बिल्कुल आयुषी, कि आपके बॉस से आप डांट खा के आए और बच्चों पे आप अगर वो अपने घर में जाकर के फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, दैट इज नॉट, दैट पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। उस व्यक्ति को हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। आपको पता होना चाहिए ना, आप जीवन में सबके भसड़ है, जीवन में सबके समस्याएं हैं। तो इसका मतलब जब भी स्थिति ऐसी हो रही है कि हम झड़प रहे हैं इधर उधर, मैं आप हर व्यक्ति के साथ ये चीजें हो सकती हैं, तो दैट मीन्स हमें कुछ करेक्ट करने की जरूरत है, और हम सब ईश्वर नहीं है कि हम फाइनल हैं। कुछ लोग बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं इमोशंस को, कुछ लोग फट पड़ते हैं, कुछ लोग सही समय पे नहीं फटते, गलत जगह पे फट जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होगा जो सही समय पे सही व्यक्ति के साथ सही पर्पस में सही मात्रा में सही तरीके से नाराज हो रहा है। यानी जिस व्यक्ति का अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, अपने इमोशंस को लेके वो अवेयर है, मैनेज करना जानता है और एक्सप्रेस भी करता है जहां जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं बस दबा के बैठे रहो सारे इमोशंस को, किसी को कुछ ना कहो तो इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए, फिर आप कहीं मेंटल हॉस्पिटल में मिलोगे, क्योंकि इतना भर लिया आपने अपने अंदर कि वो निकलेगा कभी ना कभी फट के। और ये बात सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जो इमोशंस हम दबाते हैं, जिन चीजों का हम दमन करते हैं, वो दबते नहीं है, वो फट के निकलते हैं एक साथ। ठीक है, लाइव क्लास चल रही, जाकिर हुसैन कैसी बातें करते हो, ये कुछ लोगों का कुछ नहीं हो सकता, उनको पढ़ना नहीं होता है, बस इधर उधर की बातें करनी है। देखो कुछ थियरीज हैं इमोशंस की, यानी संवेगों के सिद्धांत हैं कुछ, यहाँ आके लिखते रहेंगे रिकॉर्डेड क्लास हम यहाँ। हाँ, दीपशिका कह रही है दैट मीन्स आई एम नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा सबको थोड़ा थोड़ा लग सकता है, और ये लगने का मतलब है कि हाँ आप में गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। ये जो व्यक्ति सच में बिल्कुल ही इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, उसको तो ये समझ भी नहीं आएगा, उसके लिए तो वो तो कहेगा नहीं मैं तो सही हूँ, सारी दुनिया में ही कमी है। समझ रहे हो प्रीति, बहुत बढ़िया। तो संवेगों के सिद्धांत, ये संवेगों के सिद्धांत, यानी इमोशंस को लेके कुछ लोगों ने थियरी दी है कि कैसे कैसे इमोशंस आते हैं। जेम्स लैंग, विलियम जेम्स और ये कार्ल यंग, आई थिंक इनका नाम था लैंग, इनका फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा, बट दैट डजंट मैटर, आपसे ये नहीं पूछेगा। लेकिन जेम्स लैंग, ये दो लोगों ने मिलकर एक थियरी दी है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, कि जेम्स और लैंग की थियरी है, जो कहते हैं फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस। यानी जो फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ, है ना। जो फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, वेट, जो फिजिकल रिस्पॉन्स है, जेम्स लैंग की थियरी की अगर हम बात करें, जेम्स लैंग थियरी, तो जेम्स लैंग कहते हैं कि जो फिजिकल रिस्पॉन्स है, फिजिकल रिस्पॉन्स यानी शारीरिक प्रतिक्रिया से इमोशंस स्टिमुलेट होते हैं, इमोशंस आते हैं। यानी आप गले मिले किसी से और आपको अच्छा लगा, यानी ये जो फीलिंग है ये फिजिकल रिस्पॉन्स के बाद आई कि यार सामने वाला तो मुझे पसंद करता है, शायद पसंद एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, इफ यू हग समबडी द अदर पर्सन फील्स वार्म। मतलब क्या हुआ,
हक करना, हाथ मिलाना, व्हाटएवर, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस हैं। तो फिजिकल रिस्पॉन्स जो है, फिजिकल रिस्पॉन्स मतलब ये शारीरिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं, शारीरिक प्रतिक्रियाएं प्रतिक्रियाएं प्रतिक्रिया से संवेग आते हैं, यानी शारीरिक प्रतिक्रिया से आपको इमोशंस महसूस होते हैं। बात ये चल रही है, मतलब क्या हुआ, हार्ट बीट हो रहा है आपका, ये शारीरिक प्रतिक्रिया है ना। बहुत बढ़िया प्रगति। ये शारीरिक प्रतिक्रिया है, ये आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है, मान लेते हैं हार्ट बीट नॉर्मल से तेज है, बहुत ज्यादा तेज है तो फिर हम उसको कहेंगे पैल्पिटेशन है, ठीक है, एंग्जाइटी है। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये हार्ट बीट से आपको पता लगता है, आप हार्ट बीट हो रहा है इसलिए आपको लगता है यार मुझे तो डर लग रहा है कहीं, है ना, मेरी डर के मारे हार्ट बीट ज्यादा है, या मैं एंग्शियस हूं। ठीक, ये फिजिकल रिस्पॉन्स से आया। ठीक, कि भाई मुझे डर लग रहा है, तो डर एक इमोशन है, लेकिन फिजिकल रिस्पॉन्स क्या है, हार्ट का बीट करना, ये फियर आपके अंदर आया। हाँ उर्वी, इतनी बात क्लियर है। फिजिकल टच ऑफ पेरेंट्स बच्चों को सिक्योर फील कराता है, तो वो जो फिजिकल रिस्पॉन्स है उससे इमोशन जनरेट हो रहा है बच्चे में, तो उसको अच्छा लग रहा है। तो ये जेम्स लैंग की थियरी है जो कहती है फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस, यानी जो शारीरिक प्रतिक्रिया है उससे इमोशन जगता है, या उससे इमोशंस आते हैं। पहले फिजिकल रिस्पॉन्स आता है, फिर इमोशन आता है। कैनन बार्ड जो हैं, ये भी दो लोग हैं, इन्होंने भी एक थियरी दी है। ये कह रहे हैं इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स। कैनन बार्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स। कैनन बार्ड, ये भी दो लोग हैं, ये इमोशंस की थियरी दो दो के पेयर में लोगों ने दी है जनरली। ये कह रहे हैं इमोशंस से फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा, इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स। मतलब क्या है कि मुझे प्रेम महसूस हो रहा है तो मैं जाकर के किसी को हक करूंगा, मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है ना। वो मिल जाएगा, मैं चेक करा लूंगी, अगर कल की वीडियो नहीं चल रही है, सेम बात कितनी बार कहोगे, बोल दूंगी मैं टीम को। इमोशंस ब्रिंग, कई बार कुछ टेक्निकल ग्लिच भी होता है, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखोगे तो ये नहीं समझ आएगा, सेम टॉपिक नहीं चल रहा है। तो इमोशंस से कई बार फिजिकल रिस्पॉन्स आपका बिल्ड होता है, यानी शारीरिक प्रतिक्रिया, ठीक है। इमोशंस से शारीरिक प्रतिक्रिया, यानी संवेग जो है, संवेग से शारीरिक प्रतिक्रिया। संवेग से शारीरिक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, जो आप कहना चाहें, जनरेट हो रही है, ऐसा कैनन बार्ड कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब आपको डर महसूस हो रहा था, उस डर महसूस होने से आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, ये फिजिकल रिस्पॉन्स है कि डर महसूस किया आपने तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। आप देखते ना यार, स्ट्रेस हुआ, मुझे स्ट्रेस हुआ तो हार्ट बीट बढ़ गई, नींद नहीं आ रही, हार्ट बीट बढ़ गई। ये हार्ट बीट जस्ट एक उदाहरण है, और भी बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, है ना, किसी को लूज मोशन लग जाते हैं स्ट्रेस से, अलग अलग चीजें। व्हाट डज इट मीन, जो फियर है उससे हार्ट बीट का बढ़ना क्या है, पहले इमोशन आया फिर फिजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है, पहले इमोशन आया फिर फिजिकल रिस्पॉन्स है। इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स, इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी जो इमोशन आपने महसूस किया उससे फिजिकल रिस्पॉन्स आया, कि आपको फियर महसूस हुआ तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। फिर शेक्टर सिंगर, दो लोग हैं, इन्होंने एक तीसरी ही थियरी दी जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। शेक्टर सिंगर क्या कहते हैं, ये कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस मैटर, यानी ये जो विवेचना हमने की है संवेगों की, उस पे डिपेंड करेगा कि आप महसूस क्या कर रहे हैं, यानी आपने खुद को कहानी क्या सुनाई है, उस पे आप निर्भर करेगी उस पे ये बात कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस, संवेगों का विवेचन या व्याख्या आप कह लीजिए आसान शब्दों में। मतलब क्या है, शेक्टर सिंगर ये कह रहे हैं, ये दो लोग मिलकर के, कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, अब आपने खुद को क्या कहानी सुनाई है कि यार मैं डांस करके आया हूं इसलिए हार्ट बीट बढ़ रही है, तो आप पॉजिटिव इमोशन महसूस करेंगे। लेकिन आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है और आप खुद को कहानी ये सुना रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो शायद स्ट्रेस्ड हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, तो आप
इंटरप्रेट जैसे कर रहे हैं वैसे इमोशंस आप महसूस करेंगे। यानी आप खुद को कहानी क्या सुना रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं इमोशंस को। कि इफ यू आर फीलिंग फियर, तब भी आप इंटरप्रिटेशन अगर ये दे रहे हैं, कोई बात नहीं यार, डर इंसान को महसूस होता है, कोई बात नहीं। अगर स्ट्रेस का समय है तो स्ट्रेस महसूस होना लाजमी है, कर लेता हूं महसूस। तो जब ये कहानी आपने सुनाई तो उसका फिजिकल रिस्पॉन्स अलग तरह का होगा, बजाय कि अगर आपको डर आप महसूस कर रहे हैं और हार्ट बीट बढ़ गई और आप और डर जा रहे हैं। ठीक है ना? कहाँ नहीं दिखाई थी आरती? कौन सा डेमो की बात कर रहे हो? कहाँ रहते कहाँ हो आप लोग? कई लोग तो मुझे बहुत प्यार आ जाता है उन पे, ऐसी बातें करते हैं अचानक से कहीं भी आकर के 10 दिन बाद बैठ के। हाँ आयुषी, तो हाँ, इट मीन्स व्हाट आई थिंक, वो मेरे इमोशन को डिसाइड करेगा कि आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप खुद को कहानी क्या सुना रहे हैं। फिर से समझ लेते हैं तीनों को कि जेम्स लैंग कह रही है, जेम्स लैंग की थियरी, जेम्स लैंग कह रहे हैं दोनों कि फिजिकल रिस्पॉन्स से इमोशंस स्टिमुलेट होते हैं। कि आप, कि आपकी हार्ट बीट बढ़ी, आपको पसीने आए, है ना, तो आप सोचते हैं कि कोई इमोशन है। ये हार्ट बीट बढ़ने से, पसीने आने से इमोशन जनरेट होगा। यानी फिजिकल रिस्पॉन्स पहले दिखेगा, बाद में इमोशन आएगा। कैनन बार्ड कह रहे हैं पहले इमोशन महसूस होगा, फिर उसकी फिजिकल रिस्पॉन्स आपको बॉडी में दिखेगा कि आप महसूस, क्या खुशी महसूस कर रहे हैं तो आप बढ़िया लालाहित होंगे, डांस करने का मन कर रहा है आपका। ये कह रहे हैं डांस करोगे खुशी महसूस हो जाएगी। शेक्टर सिंगर क्या कह रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस, यानी आप किसी भी फिजिकल रिस्पॉन्स को या इमोशन को, क्या कहानी, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, आप उसको देखते कैसे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप कैसा महसूस करेंगे। ये क्या है, ये है शेक्टर सिंगर की थियरी। ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये कोई पता होगी तो ये पेपर में डायरेक्ट पूछे ना पूछे, आप बहुत सारे इमोशन के, कॉग्निशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बात सही है नहीं है? तो इसलिए रट्टे नहीं लगाने होते, कॉन्सेप्ट समझना होता है ना? हाँ, जैसे फीवर है, किसी को फीवर होगा, एक व्यक्ति 90 फीवर में भी नहीं उठेगा, कहेगा यार मैं सो जाता हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, सुनाते रहो खुद को यही कहानी, मैं बहुत बीमार हूँ। ऐसा नहीं है कि आप हो नहीं सकते, हो भी सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति होगा जो फीवर में आपको काम करता हुआ नजर आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सट्रीम फीवर है, बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही, तो वो एक अलग बात है, बट यू नो कि वॉरियर्स में, सोल्जर्स में ऐसा नहीं है कि उनको दर्द नहीं हो रहा है, एक गोली लग गई तो आप देखो एक गोली खा के, गोली मतलब वो वाली गोली, टैबलेट नहीं, बुलेट। तो बुलेट लगने के बावजूद भी वो, आप देख रहे हैं सनी देओल को, वो कुछ कुछ करे जा रहे हैं। सनी देओल तो जस्ट एक मूवी में कैरेक्टर है, बट यू नो कि ऐसे सोल्जर्स की कहानी आपने सुनी है कि जो उसके बाद भी लड़ते रहे, है ना? झांसी की रानी की आपने कहानी सुनी है। तो वो इंटरप्रेट कैसे किया आपने इमोशंस को, उस पे भी निर्भर करेगा। हाँ, क्या आप उसको, उसको कहानी क्या सुना रहे हैं, आप अपने इमोशंस को दिशा क्या दे रहे हैं। तो ये है कहानी शेक्टर सिंगर की। तो ये कुछ 3 थियरीज हैं जो हम इमोशंस में पढ़ते ही हैं। अब कुछ सवाल हैं जो हम कर लेते हैं, जो हमारा चल ही रहा था। लास्ट हम किस सवाल पे थे, ये था हमारा सवाल, फटाफट से इसको करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये रैंडम सवाल है, इसको ये मत सोचेगा कि इसका क्या ताल्लुक है, मतलब ये कहाँ से आ गए अचानक से। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, जब हमारे पास टाइम है 10 मिनट का, तो 2-4 सवाल कर लेते हैं। आज के सेशन से कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ देखो, सबने अलग अलग थियरीज दी हैं। ऐसी दुनिया में 50 लोग हैं, 50 तरह की बातें होती हैं, और सबके अपने अपने एविडेंस हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको खुद क्या मानना है जीवन में। रजिया सुल्तान, एग्जैक्टली। हाँ, हाउस वाइफ एंड मदर्स डू वर्क व्हेन दे आर इल, बिल्कुल। रीना कह रही है कि सबने अलग अलग थियरी दी है, किसको सही मानना है, सब सही है, यही तो दुनिया है। ये सब्जेक्ट पढ़ के आप ज्यादा सही और गलत में बांट नहीं पाते लोगों को। क्यों? या चीजों को, मतलब कुछ चीजें छोड़ दें जो डायरेक्टली ही किसी को हार्म कर रही हैं, उसमें तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो सही गलत वहां होना ही चाहिए और सही दंड भी मिलना चाहिए। बट अदर देन दैट आप इजीली जज नहीं कर पाएंगे अगर ये सब्जेक्ट आप ठीक से पढ़ लें, क्योंकि चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं और 5 लोग 5 बातें कर रहे हैं, सबके पास एविडेंस है, सबका अपना एक व्यू पॉइंट है ना? तो इसमें सही गलत कोई नहीं है, सबके अपने अपने विचार हैं। जिसके विचार आपको अच्छे लगे आप मान लो, नहीं लगे आप मत मानो, सिंपल। देखना ये थोड़ा सा घुमाएगा कई लोगों को ना सवाल, देखिएगा। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, ये क्या कह रहा है, मतलब 5 पे हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि
कुछ पिछली क्लासेस में मैंने 4 सवाल इसके करा दिए थे। जो बैच तब साथ में नहीं चल रहे थे उनके नहीं हो पाए होंगे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रैंडम प्रैक्टिस के सवाल हैं। जो 2-4 मैं आपको बीच बीच में ऐसे ही करा दिया करूंगी। जो टॉपिक हो सकता है आपका ना हुआ हो सकता है आपके बैच में भी ना हो सकता है रैंडमली आ जाए, है ना। तो हाउ मेनी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ करिकुलम आर देयर, यानी पाठ्यचर्या की जो ब्रॉड कैटेगरीज यानी मुख्य करिकुलम के मुख्य प्रकार या कितनी श्रेणियां हैं। पाठ्यक्रम मत लिखिएगा, पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम होता है सिलेबस। सिलेबस करिकुलम का जस्ट एक पार्ट है। करिकुलम एक पूरा पाथवे है। पाथवे ऑफ लर्निंग कह देते हैं इसको, कि एक रनवे ऑफ लर्निंग कह देते हैं, कि एक पूरी रूपरेखा है। एक एक एक्टिविटीज के अंदर आती है, इंक्लूडिंग सिलेबस, इंक्लूडिंग करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में जो हो रही हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी नाच गाना, साइंस फेट, स्पोर्ट्स, प्रेयर, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द स्कूल, करिकुलम के अंदर ही वो आता है। ठीक है। मेन ब्रॉड कैटेगरीज 3 मानते हैं हम। ये DT प्लस में पूछा हुआ सवाल है, सीटेट में भी कल को पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं, बट यू नेवर नो। तो आपको ये पता होगा जनरल नॉलेज के तौर पे, तो ये सभी के लिए फायदेमंद है, नुकसान इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत भारी थियोरी आपको अभी नहीं पढ़नी है ना। KVS में भी पूछ लेता है। तो ये क्या है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इसको SLP से हम याद रखते हैं, और कि स्टूडेंट सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड कहते हैं हम इसको। सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी जो सब्जेक्ट है उसके आधार पे करिकुलम बनाया जाएगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड, विषय केंद्रित। सब्जेक्ट के आधार पे चीजें चूज की जाएंगी, क्या क्या पढ़ाना है। दूसरा है लर्नर सेंटर्ड, यानी बच्चे को ध्यान में रख के, बच्चे की नीड, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के एक करिकुलम बनाया जाएगा, एक्टिविटी प्लान बनाया जाएगा। और फिर होता है आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड, यानी कोई प्रॉब्लम है, कोई टास्क है, जैसे हमारा जो है ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है कुछ ना कुछ हद तक, कि हम एक मिशन है हमारे सामने, हमें एग्जाम क्लियर करना है, उस हिसाब से हमने सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया है। तो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड 3 मुख्य प्रकार हैं जो आपके करिकुलम के हम मान के चलते हैं। वैसे कई अनेकों प्रकार के करिकुलम हैं, और फिर तो आप 5 भी कम पढ़ जाएंगे, 10 तक हम पढ़ लेते हैं। जैसे नल करिकुलम है, इसके अलावा हिडन करिकुलम है ना। नल में होता है कि कुछ चीजें होते हुए भी सिलेबस में हमें पढ़नी नहीं होती क्योंकि वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, तो इसको हम अवॉइड कर देते हैं, नल करिकुलम, है ना। जीरो भी बोल देते हैं इसको, कि ये पढ़नी ही नहीं है। जैसे मैं कुछ चीजें छोड़ देती हूँ आपको स्पेशली, क्योंकि हमें पता नहीं है जरूरी उतना। तो नल करिकुलम यानी महत्वपूर्ण नहीं है तो नहीं पढ़ाते हम, या नहीं सही लगती, सिलेबस में होते हुए भी नहीं पढ़ाते। हिडन करिकुलम में कुछ चीजें लिखी नहीं होती बट आप सीख लेते हैं स्कूल में इनडायरेक्टली। जैसे मैं ये बात बहुत बार ये उदाहरण देती हूँ कि हमारे स्कूल में भोजन मंत्र होता था, और अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। आगे का मुझे याद नहीं है, बहुत साल हो गए, बुलंदशहर की मैं ये बात कर रही हूँ जब मैं वहां थी। तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली ये सिखा रहा है वो भोजन मंत्र के, यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू हैव फूड इन योर प्लेट। मतलब आपकी थाली में खाना है, इस बात के लिए आपको ईश्वर का, नेचर का, वट एवर जिसको भी आप मानते हो, धन्यवाद आपको करना चाहिए कि आप भूखे पेट नहीं है। कितने लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता भरपेट दिन का। तो हिडन करिकुलम में चीजें लिखी हुई नहीं है, कुछ चीजें आप इनडायरेक्टली सीख लेते हैं। क्या आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में, जैसे बहुत सारे बीटेक कॉलेजेस में ये कल्चर है कि वहां सर या मैम बोलते हैं अपने सीनियर्स को, तो वो बहुत साल बाद भी मिलेंगे तब भी सर ही बोलते हैं। ये उनका इनडायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है कहीं कि आप अपने सीनियर को सर बोलेंगे। कहीं पे भैया दीदी बोलते हैं, BHU टाइप की जगहों में जो, या IIT में सर बोल देंगे। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट चीजें जो आपने अपने कॉलेज के कल्चर से उठाई है, वहां करिकुलम में लिखी नहीं थी, इनडायरेक्टली आपने सीख लिया है ना। तो ये हिडन करिकुलम हो गया। इसमें भी हम कहते हैं कोवर्ट और ओवर्ट करिकुलम। ओवर्ट, ऐसे ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ आपको। ओवर्ट या फिर एक्सप्लिसिट करिकुलम कह देते हैं, जो दिख रहा है, जो लिखा हुआ है आपके करिकुलम में, जो एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो कि ये फेट होगी, इस टाइम पे ये फंक्शन होगा स्कूल में, ये सब ओवर्ट है, लिखा हुआ है। एक्सप्लिसिट है यानी इसका पढ़ना बाह्य करिकुलम कह दो आप इसको, बाह्य करिकुलम, यानी जो लिखा हुआ है, जो एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट है, ठीक, जो रिटन है, एक तरह से रिटन भी आप कह सकते हो। कोवर्ट क्या होता है, ओवर्ट मतलब जो दिखे बाहर, ऑब्जर्व किया जा सके। कोवर्ट यानी छिपा हुआ, जो लिखा नहीं हुआ बट आप, हिडन कह लो इसको या इम्प्लिसिट कह लो, कि आप इनडायरेक्टली चीजें सीख ले रहे हो, लिखी नहीं हुई है वो, बट आप उस एनवायरमेंट से चीजें सीख ले रहे हो। कोवर्ट देख करके आप सीख ले रहे हो, या छिपी हुई है इनडायरेक्टली।
तो ये हिडन है एक तरह से, रिटर्न नहीं है अगर इन अ वे आप देखेंगे तो। ठीक है ना, जीरो करिकुलम की कुछ चीजें हम कराते ही नहीं, वो नल भी बोल देते हैं उसको। कुछ चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती तो लिखे होने के बावजूद भी वो टॉपिक्स हम नहीं करते हैं। ठीक, इस तरह की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप कहेंगे तो एक सवाल मैं और करने को कहूंगी आपको, इस सबको ही करना चाहिए। इस आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज होंगे बट हो जाएगा। ये देखना आप एक बार, हाउ मेनी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर देयर इन साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, यानी मनोवैज्ञानिक निर्धारकों में विकास के कितने क्षेत्र हैं, विकास के कितने प्रकार हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में। अब ये साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट इन्होंने अपनी मर्जी से इसमें लगा दिया है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब होने चाहिए कम से कम दो, लेकिन इन्होंने दिए नहीं है। एरियाज देखेंगे तो आप तो छह भी सही लगेगा आपको, है ना। फटाफट से ये जवाब दो, फिर इसके बाद हम आज की क्लास कंक्लूड करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बात सही है या नहीं है? तीन मेन होते हैं, हाँ यही मान रही है आपकी बोर्ड भी, यही मान रहा है, तो हमें तीन ही मेन मानने हैं, नहीं तो सारे जवाब सही हो जाएंगे, ऐसे टॉपिक्स हैं। लेट्स एंड द सेशन। मैम आज दो क्लास सेम टाइम पर चल रही हैं, हो सकता है वो आज जो है किसी को लगवानी पड़ गई हो, मैं बोल दूंगी टीम को। इसका जो सही जवाब बोर्ड ने माना, ये D+E में पूछा हुआ क्वेश्चन था, वो 4 माना है। हालांकि इसका जवाब 3 भी सही होता और चैलेंज भी इसको किया जा सकता था, बट होता कुछ नहीं है, जो मान लेता है बोर्ड वो मान लेता है। तो हाउ मेनी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर देयर इन साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, अभी साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स कह के ये क्या कहना चाहते हैं तो इन्हीं को पता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 प्रकार हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन ये सोशियो इमोशनल एक में ही आ जाते हैं, तो 3 हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसको जो है हम 4 मानेंगे इसका सही जवाब। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपका कोई मन में सवाल हो, विचार हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो लास्ट के 2-3-5 मिनट में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, फटाफट से पूछिए, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। नल करिकुलम में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कराते, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी तो नहीं, जो होते हुए भी सिलेबस में हम नहीं कराते, वो महत्वपूर्ण नहीं लगती हमें। थैंक यू सो मच अनीस। हाँ, वो हो जाएगा, टीचर्स लेंगे लोग चंद, उसकी आप टेंशन मत लो। मिलेगा प्रियंका, जल्दी ही ग्रुप पिक्चर भी मिलेगी। अच्छा ठीक है विकास, आगे से ध्यान रखेंगे। वो थोड़ा ना बोलते बोलते एंड तक आते आते, क्योंकि मैं स्पीड में भी ज़्यादा बोलती हूँ, तो ये आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, हो नहीं रहा है। अगर मान लो मेरी स्पीड ही बाय डिफ़ॉल्ट ही स्लो होती, तो फिर आपको नहीं लगता कि समय व्यर्थ हो रहा है। तो अगर मैं 2 मिनट रेस्ट कर रही हूँ या पानी पी ले रही हूँ साथ में, तो उस चीज़ को लेके उतना माइक्रो मैनेज मत करो यार, क्योंकि मेरी नॉर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा है, जितना 1 घंटे में इंसान पढ़ता है वो 30 से 40 मिनट में हो जाता है अपना। अनुभूति, परसेप्शन, आप आपके दिमाग में आपके सेंसेस से सुन के, देख के, टच करके क्या एक इमेज बन रही है, वो परसेप्शन है। ठीक है। ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, ओवर्ट जो लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट जो हिडन है इनडायरेक्टली आप सीख ले रहे हैं अपने स्कूल से। चलिए कल मिलते हैं। अगर करियर में छुट्टी हुई तो बात अलग है, नवमी की, वैसे मुझे लगता नहीं। और परसों तो खैर दशहरा है तो छुट्टी होगी ही। तो अगर छुट्टी नहीं हुई तो कल मिलते हैं 7:30। हाँ कंबाइंड है क्लास, अभी कंबाइंड ही चलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कॉमन मुझे सभी बैचेस में कराने ही हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शुरू करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बैचेस आज खत्म हो जाएंगे जिनकी लास्ट क्लास होगी। 2-3 बैच हैं जिसमें ऑलमोस्ट सब हो ही चुका है, जो भी काम का है, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कराना था। चलिए टेक केयर, बाय बाय। बाकी सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी।